हमारे पहले मेहमान आज के हैं शिशिर सिन्हा। शिशिर सिन्हा हमारे साथ। शिशिर सिन्हा, सीनियर डेप्यूटी एडिटर, द हिंदू बिजनेस लाइन। श्रीनगर आने के पहले कई तरह की भ्रांतियां थी, कई तरह की आशंकाएं थी। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिशिर सिन्हा का। तूफा लहरों में कह लेता तो मैं पी सकता गह लेता, ईमान बेचता जलता तो मैं भी महलों में रह लेता। तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, आज की डेट पे हम लोग की ये शान की बात है। पत्रकार ये मांग करते हैं, पत्रकार वो मांग करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कहने में कभी ये झिझकते नहीं कि हम एक सरकारी करें। एक पत्रकार के तौर पे कुछ खास चैलेंजेस जो आप फेस करते रहे हैं। हमने कैसे ही कैमरा ऑन किया, सामने होता है बंदूक लेके खड़ा, या तो कैमरा नीचे करो या तुम नीचे जाओ। मैं देख रहा था कि मिस्टर ली जिन्होंने www बनाया, उनका कहना था कि एआई के इम्प्लीकेशंस को अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले पेज की खबर थी आज। जिस दिन हम तकनीक के गुलाम बन जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां शर्म पे। हमें तकनीक की मदद से अपने ज्ञान को बेहतर करना है, ना कि अपने ज्ञान को उसका गुलाम। एआई का इस्तेमाल अगर हम करें तो उसको अपने सहायक के तौर पे करें, मालिक के तौर पे करें। नमस्कार, आज हमारे साथ बिजनेस पत्रकारिता की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें न केवल खबरों की रिपोर्टिंग बल्कि अर्थव्यवस्था की नब्ज पहचानने के लिए जाना और माना जाता है। शिशिर भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने समय दिया। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया। एक पत्रकार के तौर पे कुछ खास चैलेंजेस जो आप फेस करते रहे हैं, पहले करते थे और आज करते, कैसे वो बदला है और उससे कैसे आप बाहर उभर के आए, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे याद है कि 1991 में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, और वो एक नया दौर था आर्थिक बदलावों का और एक नया दौर था कंप्यूटर का। 1995 में आज तक का दफ्तर हुआ करता था कॉम्पिटेंट हाउस कनॉट प्लेस में जी। और उस आज तक के दफ्तर में 3 कंप्यूटर थे। नए नए कंप्यूटर आए थे, भारी भरकम वाले जो कंप्यूटर होते थे, वो तीनों कंप्यूटर धूल से पूरी तरह से भरे हुए थे, कोई इस्तेमाल नहीं करता। हमने पहली बार जाकर के एक कंप्यूटर को हथिया लिया। मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा। उसका मुझे एक फायदा क्या हुआ, मेरी जगह पक्की हो गई, क्योंकि उस जगह पे कोई बैठता नहीं था। तो वो जगह कंप्यूटर की वजह से मेरे लिए पक्की हो गई। लेकिन मैंने देखा कि लोग कंप्यूटर के इस्तेमाल से हिचक रहे। हमने उस पे लिखना शुरू किया। मैंने एक चीज महसूस किया कि जब 2000 में आज तक जब लॉन्च हुआ 24/7 का, हमारी पहली ट्रेनिंग थी नॉन लीनियर एडिटिंग की। चूंकि यहाँ पे टीवी का सेटअप है तो आप सभी लोग नॉन लीनियर एडिटिंग से वाकिफ हैं। उसमें हमें कीबोर्ड दिया गया और कीबोर्ड में कहा गया कि आपके लिए 2 की सबसे इंपॉर्टेंट है, आई और ओ। विजुअल क्लिप में इन और विजुअल क्लिप में ओ। इन और आउट लगाइए, आपको और कुछ नहीं सीखना। हाँ। मेरे लिए उस आई और ई के ऊपर उंगली चलाना आसान था, क्योंकि मैंने पहले कीबोर्ड चलाया था। बाकी लोग ढूंढते थे, अच्छा आई कहाँ है। मैं आपको ये वाक्य क्यों सुना, इसलिए सुना रहा हूँ कि उस समय लोगों ने कहा कि कंप्यूटर नहीं चलेगा। लेकिन उस समय ये कहा गया कि अगर आप कंप्यूटर के साथ नहीं चलेंगे तो आप नहीं चलेंगे। बिल्कुल। तो आप कंप्यूटर के साथ चले, इसीलिए आप आगे बढ़ पाए। आज एआई की भी वही कहानी है कि अगर आप एआई के साथ चल रहे हैं तो आप चल पाएंगे, अगर नहीं चल रहे हैं तो माफ कीजिए, आप थम जाएंगे। अब आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में सवाल पूछा है। आज मुझे लगभग 31 साल हो रहे हैं इस प्रोफेशन में, और इस 31 वर्षों में मैंने 5 संस्थानों में काम किया। कुछ ज्यादा हो गया, 5 संस्थान मुझे नहीं करने चाहिए। जो टीवी का मेरा अनुभव था, जो मेरे लिए सबसे लंबा अनुभव, लगभग 16 साल का अनुभव रहा मेरा टीवी का। टीवी में मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती थी कि एक तो कई तरह के प्रलोभन मिलते थे। ये लोग टीवी पे 30 सेकंड की बाइट के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे। उसमें अपने आप को उस प्रलोभन से बचाना, ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। एक स्टोरी पे मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी, तो वो धमकी मैं कभी भूल नहीं पाया। और पैरा बैंकिंग कंपनी थी जिनके खिलाफ हमने खबर चलाई थी, और एक और जो था जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। चुनाव का मौसम था, ये बात है आपको 2004 की, बिहार का इलाका था।
बुथ कैप्चरिंग था। 1999 में भी हुआ था और 2004 में भी हुआ था। और हमने जैसे ही कैमरा ऑन किया, सामने वाला बंदूक लेके खड़ा हो गया कि या तो कैमरा नीचे करो या तुम नीचे हो जाओगे। गोली चलने से बचाने का एक ही तरीका था, कैमरा छोड़ देते। जो हमने कैमरा छोड़ दिया, हमने कहा कि हम शूट नहीं करेंगे। तो ऐसी कई चुनौतियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती अभी के समय में भी आती है वो हमारे लिए एक इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है। और हम चूंकि एक कहते हैं कि एक कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट है, हम बिल्कुल इस मामले में आप कह सकते हैं कि संस्कारी पत्रकार है। नहीं, नैतिकता की बात हो रही थी भैया। वो कहते हैं कि मूल्यों का अवमूल्यन हो गया, वैल्यूज हैव बीन डीवैल्यूड। और पत्रकारिता के लिए भी बहुत लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म एट द लोएस्ट स्टैंडर्ड टुडे। बट कुछ संस्थान जिन्होंने जिंदा रखा है, मैं भी ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वैसे संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने जर्नलिज्म को जिंदा रखा है। पर साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर चाहे संस्थान कैसा भी हो, इंडिविजुअल अगर इंटीग्रिटी में विश्वास रखता है और नैतिकता में विश्वास रखता है तो वो अपने जिद पे हमेशा अड़ा रहता है। तो सलाम है ऐसे लोगों को, और आप उसमें एक जरूर आते हैं। और जब हम लोग नीचे बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो आप कह रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक डिसिप्लिन सिखाता है, जो कि मुझे बहुत टच किया वो बात कि किस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया। इस बात को थोड़ा सा और दर्शकों के लिए अगर आप बता पाए तो। मैंने 3 बातें सीखी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो पहला अनुशासन हमने यही सीखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कि आप समय से थोड़ा पहले अपने आप को निकालें, चले, आगे बढ़े, तो आपके लिए अपने मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने मुझे एक और चीज अच्छी सी सिखाई वो था एडजस्ट करना। अब आप देखिए, मेट्रो में हम सभी लोग इस बात को लेकर के हमेशा शिकायत करते हैं कि बहुत भीड़ होती है, खासतौर पे पीक आवर है। लेकिन उस भीड़ में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं? अब मेट्रो ने 3 पंक्ति बनी हुई है, एक लाल है, 2 पीला है। यानी कि जो लोग चढ़ रहे हैं वो पीली लाइन का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाए, और जो निकल रहे हैं वो लाल लाइन का इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। अब ये अनुशासन वहां पर लोग भूल जाते हैं स्टेशन पे, हम लोग भी भूलते हैं, इसमें कोई स्वीकार करने में झिझक नहीं है। लेकिन उसके पीछे भी एक तर्क है कि सब लोग नियम से निकल सके। और फिर जब आप अंदर जाते हैं, जब आप साइड से अंदर जाते हैं तो आपको एडजस्ट करने में सहूलियत होती है। लेकिन जब आप सामने से जाते हैं तो टकराने की नौबत बनती है। ये एडजस्टमेंट आपको कौन सिखाता है? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिखाता है। एक और बात, जो तीसरी चीज जो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीखी, जो मुझे बहुत अच्छा मेट्रो में लगा, कि जब वो कहते हैं ना बैकपैक, आप मेट्रो में हर जगह पे लोगो लगा होता है कि बैकपैक को आप आगे रखें। पीछे भाई आगे भी रखेंगे तो जगह तो ले रहा है ना, बिल्कुल, पीछे भी रखेंगे तो जगह ले रहा है। लेकिन आगे रखने के पीछे जो एक खास संदेश है, जो शायद मेट्रो इस बात को प्रचारित नहीं करेगा, लेकिन ये होता है कि आपका सामान सुरक्षित होता है, क्योंकि उसका चेन आपके सामने, कोई खोलने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने मुझे 3 चीजें सिखाई है। समय का किस तरीके से हम अनुशासित वे में करें, किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करें, किस तरीके से एकोमोडेट करें, और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कैसे करें। बहुत बढ़िया। और इसी से क्लू लेते हुए मैं कहूंगा कि आज एआई के जमाने में पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के लोगों के लिए जनरेटिव एआई का जो चैलेंज आया है, तो आपकी क्या गाइडेंस है कम्युनिकेशन के लोगों को कि इस माहौल में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें और समय के साथ कैसे चलें? देखिए, जब हम लोग इंटेलिजेंस की बात करते हैं, 3 इंटेलिजेंस हैं। एक आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस है, एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम लोग एआई कहते हैं, और तीसरा जो कि आने वाले समय में काफी प्रमाणिक होने वाला है, काफी प्रचलित होने वाला, वो है एसआई, यानी कि सिंथेटिक इंटेलिजेंस। ये 3 इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन लेकर के हमको चलना है। देखिए, हम लोग जब पत्रकारिता में कई बार ऐसा एक चैलेंज आ जाता है रिसर्च करने का। अब वो रिसर्च करने के लिए कई बार हमारे पास समय की कमी होती है। अब मैं उसी नोटबंदी का उदाहरण आपको देता हूँ। 8 बजे जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब हमारे मन में पहला सवाल ये था कि भाई ये लीगल टेंडर वर्ड का क्या मतलब है, यानी कि हमको रिसर्च करना। तो हमारे देश की करेंसी एक लीगल टेंडर है, फिएट करेंसी है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 और कॉइनेज एक्ट के तहत, करेंसी एंड कॉइनेज एक्ट के तहत जारी किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने जब ये शब्द इस्तेमाल किया कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उसके पीछे वो कानून का आधार था। तो एआई ने हमें मदद करके ये बताया कि ये लीगल टेंडर क्यों है। तो आप उस एआई की मदद से आप अपने जो लिखने की जो कला है, अपनी शैली है, या जो आपने लिखा है,
उसको वो समृद्ध करता है। लेकिन अगर आपने एआई को ही सच मान लिया तो कई गलतियां होने की चांस होगी, क्योंकि एआई उसी मटेरियल को लेकर के सामने आता है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो सबको एक्युमुलेट करके आपके सामने ले आकर के रख देता है। अब वहां पर एचआई काम कर रहा है, एआई ने आपको दे दिया, एचआई का रोल है कि उसको फिल्टर करे और उसमें से देखे कि जो सही है, जो प्रामाणिक चीजें हैं उसका इस्तेमाल कैसे करें। और कहीं ना कहीं आने वाले साल 2 साल में जब एसआई अपने ऊपर होगा, फिर हम उस एसआई के इस्तेमाल करके हम उसमें से कोई एक नया चीज निकालेंगे जिसको हम लोग इनोवेशन कहते हैं। तो एआई को लेकर के मेरी अपनी राय रही है कि एआई का इस्तेमाल अगर हम करें तो उसको अपने सहायक के तौर पे करें, मालिक के तौर पे ना करें। जिस दिन हम तकनीक के गुलाम बन जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां चरम पे होंगी। हमें तकनीक की मदद से अपने ज्ञान को बेहतर करना है, ना कि अपने ज्ञान को उसका गुलाम बनाना है। बिल्कुल सही। मैं देख रहा था कि मिस्टर ली जिन्होंने www बनाया, उनका कहना था कि एआई के इम्प्लीकेशंस को अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले पेज की खबर थी आज। सो जो ये प्रक्रिया है पूरा का पूरा, इसमें या तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि या तो हार होगी या जीत होगी। कल एक और वाकया हुआ, मेरे मित्र कह रहे थे कि आप घबराओ मत, इस लड़ाई में 2 ही चीज होने वाली है, या तो कोई एआई के साथ लड़ेगा और सामना करेगा, और आधे से ज्यादा लोग घर में बैठ के वही जेनरेटिव एआई पे सामान निकालेंगे और रिडंडेंट हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। जो कंटेस्ट करेगा वो आगे जाएगा, बट आगे जाने के लिए भैया पत्रकारिता की जब आपने शुरुआत करी, और ये प्रोफेशन बड़ा ही चैलेंजिंग है, हमारे भी बड़े चैलेंजेस आते हैं एज अ पीआर पर्सन भैया। बिजनेसेस का पहला मकसद होता है बिजनेस, तो वो ये नहीं सोचते कि किस तरीके से होगा, तो वो चाहते हैं कि हर खबर के अंदर ब्रांड की स्टोरी हो, ब्रांड फोकस स्टोरी। अच्छा, अगर हम जब उनको लिख के देते हैं कि नहीं ये खबर नहीं बनेगी, खबर आप तो जनता के लिए लिख रहे हो, हम आपके लिए खबर थोड़े लिख रहे हैं, हम तो दूसरे के लिए लिख रहे हैं, पर वही समझ नहीं पाते। बहुत बार हमें ये सुनना पड़ता है कि तुम्हें नहीं आता कि कैसे लिखा जाता है। एक तो हम वो गलती कर बैठे। एक और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बहुत बार उठाया, जो कि मैं चाहता हूं आपके माध्यम से पीआर इंडस्ट्री के लोगों तक जरूर जाए, कि वो रिसर्च नहीं करते हैं कि किस आदमी को भेजना है, कब भेजना है, कहाँ भेजना है। ये छोटी छोटी चीजों को वो मिस कर जाते हैं। तो क्या ऐसी टिप्स जिससे कि ये पीआर इंडस्ट्री के लोग कुछ अपने आप में और बेहतर सामंजस्य पत्रकारिता के और पत्रकारों के साथ बना पाए, मैं चाहूंगा उस पर कुछ आप जरूर टिप्पणी करें। तो यहाँ पर 3 बातें हमें समझनी है। जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड है और वो कहता है आपको खबर समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समझना है कि इंफॉर्मेशन और न्यूज के बीच का गैप क्या है। हर इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं है। हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है, वो न्यूज नहीं है। तो न्यूज के लिए हम क्या पैरामीटर फॉलो करते हैं? हम लोग एक पत्रकारिता में एक थ्योरी पढ़ते हैं, इनफैक्ट कम्युनिकेशन में थ्योरी पढ़ते हैं, वो कहते हैं गेट कीपिंग थ्योरी। गेट कीपिंग थ्योरी ये बताता है कि इंफॉर्मेशन से न्यूज की जो यात्रा है, सूचना से समाचार के बीच में, उसमें किन किन तथ्यों के आधार पर वो सूचना एक समाचार के तौर पे मानी जाए, और उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने बताए। हमने उसमें एक नवाचार ले आए हैं। हमने उसको नया क्या स्वरूप दिया? न्यू इवॉल्विंग वंडर एंड सिंपल। यानी कि एक सूचना जिसमें नयापन हो, बिल्कुल एक सूचना जो बीते किसी सूचना को आगे बढ़ा रही, यानी कि इवॉल्व कर रही हो। वंडर यानी कि जिस सूचना को देखने के बाद आप चौंक पड़ रहे हैं। जैसे अभी आपने ली का जिक्र किया कि अभी हमने एआई को किस तरीके से समझा नहीं है, वो आपको चौंकाया। वो एक सूचना है, लेकिन उसने आपको चौंकाया। उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेज 1 पे जगह दी कि WWW वर्सेस एआई के बीच की चर्चा क्या, वो W फैक्टर था। करेक्ट। और S कि कितना सरल तरीके से लिखा जाए। तो ये जो हमारा गेट कीपिंग थ्योरी है, जहां से इंफॉर्मेशन से न्यूज में कन्वर्ट हो रहे हैं, हम उसको पहला ये NEWS अप्लाई करें। तो हम जब मीडियम के पास पहुंचेंगे, यानी कि मीडिया के पास पहुंचेंगे, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि इसमें ये न्यू है, ये इवॉल्विंग फैक्टर है, ये W फैक्टर है और ये S फैक्टर है। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो मीडियम कौन होगा। वहीं पे आती है बात रिसर्च की। देखिए, हम आप उस दौर के हैं,
एटलीस्ट मैं अपने आप को मानता हूँ कि चूंकि अब मेरी उम्र 50 के ऊपर हो चुकी, पब्लिकली करने रिजेक्ट नहीं होती है। तो जब आप 50 के ऊपर के हो चुके हैं तो हमने वो दौर भी देखा है जब हम सब चीजें अखबार में कतरने काट करके रिसर्च करते हैं जी। और आज का दौर है गूगल। तो गूगल जो है वो गुरु बन चुके हैं, गूगल गुरु कहते हैं हम लोग उनको। गूगल गुरु के साथ चैट जीपीटी है, फिर तरह तरह के आपके सर्च इंजन्स हैं, तरह तरह के आपके सोर्सेज हैं। यानी कि सूचना जुटाना आज के दिन में समस्या नहीं है। यानी कि अगर आपको उस मीडियम की पहचान करनी है कि मेरी इस सूचना में खबर बनने की काबिलियत है और इस खबर को लोगों तक पहुंचाने की काबिलियत इस व्यक्ति के अंदर है, उस व्यक्ति की हमको पहचान करनी चाहिए। हम लोग भी बहुत बार फंस जाते हैं कुछ चीजों में। पत्रकार भी अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग चीजें होती है, बहुत मिजाज अलग अलग होती है। मिजाज अलग अलग, बिकॉज इंसान है। सबसे बड़ी बात इंसान की सोच और समझ अलग अलग रहती है। पर आपने एक रिश्ते की बात की, मुझे भी हमेशा यही लगता था कि रिश्ते बहुत अहम है और मुझे आपसे भी हमेशा यही वाइब्स आया कि रिश्ते बहुत अहम है, लेकिन उसमें कुछ जिम्मेदारियां हैं जो सबको निभानी चाहिए और जिसपे आप हमेशा लोगों को गाइड करते रहें। तो एक पत्रकार और पीआर एजेंसी या मार्केटिंग एजेंसी के बीच के जो रिश्ते हैं उसको और प्रगाढ़ करने की कुछ चीजें आपने जरूर बताई है। और मैं इसको क्लोजर से पहले एक चीज आपके लिए जरूर बेतियां कि मैं चंपारण से आता हूँ। एक हमारे यहाँ के बहुत ही पॉपुलर कवि थे गोपाल सिंह, कविवर गोपाल सिंह नेपाली जी। उन्होंने कहा कि तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, आज की डेट में हम लोगों के लिए शान की बात है कि आज भी ऐसे पत्रकार मौजूद हैं। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया, समय दिया और डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच भैया फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।